और अपने खुद के लिए जो इनके सपने थे उनको पूरा कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो रास्ता चुना वो हमारे एनवायरनमेंट को, प्रकृति, पर्यावरण को, हमारी आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता चुना। और जैसे आप और हम सभी इस प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं, ऐसे हजारों संगठन, लाखों लोग पूरे विश्व भर में एनवायरनमेंट को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन एक दिन एक प्रोग्राम करने पर अगर हम एनवायरनमेंट डे है तो एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाते हैं, पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन मनाते हैं, डॉक्टर्स डे है, डॉक्टर डे को सेलिब्रेट करके क्या उससे कोई सोल्यूशन हमारा बन पाएगा? तो तब इन्होंने ये देखा, जैसे सर ने भी बताया हमारे बीच के अंदर, कि हमारे रिसर्च पेपर्स को इंप्लीमेंटेशन होने में, हमारी रिसर्च को एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे जो फायदा पहुंचे उसमें काफी गैप रहता है। तो इन्होंने भी महसूस किया कि हमारा कैसे जो रिसर्च है कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए। तो उसके लिए इन्होंने एक ही रास्ता निकाला, वो है बिजनेस। जब तक हमारा फार्मर, हमारा किसान, हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा राज्य उस बिजनेस के साथ जुड़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेगा, तब तक ये सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। इन सारी चीजों के लिए जो आज सबसे बड़ा हमारा कारण है एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करने का, वो है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, कोयला। उस एनर्जी के बिना हमारा एक मिनट भी काम नहीं चल पा रहा, तो हम उसे अल्टरनेट एनर्जी को डेवलप करना होगा। सबसे ज्यादा हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट कोई है तो वो भी एनर्जी सेक्टर के अंदर है। हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमारे उद्योगपतियों को भी एक रास्ता चाहिए, इन्वेस्टर को भी चाहिए कि उनको एक अच्छा रिटर्न दिया जाए, वो भी सस्टेनेबल वे से। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है वो आने वाली स्लाइड में देखते हैं। तो हमारा विजन यही है, टू पुट वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन द ट्रैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी। हमें अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाना है और एक सस्टेनेबल वे पे। हमारी धरती मां, हमारी प्रकृति के अंदर इतनी क्षमता है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनसे हमें लगने वाली एनर्जी वो हमें दे सकती है। आज लगभग हम 700 करोड़ हैं, हम 1000 करोड़ भी हो जाए तो भी हमारी धरती मां, हमारी प्रकृति हमें लगने वाली हर जरूरत पूरा कर सकती है, बशर्ते हम उसके अकॉर्डिंग काम करें। हम उस नेचर को समझें, उसकी प्रक्रिया को समझें और उसके साथ मिलकर काम करें, तो हमें लगने वाली जो जरूरत है, अगर प्रति व्यक्ति एनर्जी ज्यादा लगती है तो भी उसकी कोई चिंता नहीं है। और इसके साथ साथ हम अपनी इकोनॉमी भी आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारा अचीवमेंट ये है कि हम 16 स्टेट्स के अंदर 900 प्लस स्टार्टअप्स शुरू कर चुके हैं, 32 लाख किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे बड़ा हमारा संगठन बन चुका है। और हमारे इसी सस्टेनेबल एनर्जी को समर्पित 14 एमपोल के प्रोजेक्ट रन है, 84 एमपोल प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक एमसीएनजी जो हमने बताया कि R&D प्रोजेक्ट कोलार महाराष्ट्र के अंदर हमारा चल रहा है, और 59 एमसीएनजी प्रोजेक्ट हमारे वर्किंग के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, अंडर कंस्ट्रक्शन से। Who are we destroying our earth? Where is the problem? The problem वही हमारा है, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम अपने ईंधन को, जरूरत को पूरा करने के लिए जैसे जैसे हम पेट्रोल, डीजल, कोयले पे निर्भर हैं, तो वही हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करने का मुख्य कारण। अब जो फॉसिल फ्यूल है, इसके बगैर, एनर्जी के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते। आज के आधुनिक युग के अंदर हमें जरूरत है एक अल्टरनेट, ग्रीन फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स, सस्टेनेबल फ्यूल्स, अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, इसको कुछ भी नाम दे, वो हमें डेवलप करना होगा। और हमें जो फॉसिल फ्यूल है, ये हम भली भांति जानते हैं कि ये हमारे
साथ कितना नुकसानदायक है। इसके जब हम पॉजिटिवली बात करते हैं केवल पेट्रोल डीजल कोयला, हमारे जहन में यही बात आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल डीजल कोयला, इससे आगे चलकर जितने भी रबर, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स, फर्टिलाइजर, ये सारे भी, इनका भी कोई एक जड़ है तो वो भी हमारा पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोलियम पदार्थ ही है। हम जो पेट्रोलियम पदार्थ सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, उनका विघटन नहीं होता, वो डाइजेस्ट नहीं होते और हमारे एनवायरमेंट में करोड़ों सालों तक ये ऐसे ही रहते हैं। यही हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करने वाली हमारी समस्या का जो जड़ है, तो वो हम दिन प्रतिदिन जो पेट्रोकेमिकल्स को, पेट्रोलियम पदार्थ को जो यूज करते हैं, चाहे वो सुबह हमारा टूथब्रश से लेके हमारे रबड़ का कोई भी, प्लास्टिक का कोई भी पदार्थ हम जो डेली यूज में कर रहे हैं, वो सारा पेट्रोकेमिकल्स बेस्ड है और ये हमारे एनवायरमेंट के अंदर जमा होते रहते हैं और हमारे सारे रिसोर्सेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक जो समस्या मैम ने भी स्पेशल जो बताया कि आज हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम जो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उसके नतीजे हमसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। और सही मायने में जैसे पुलिस सर ने बताया कि मैंने न्यूक्लियस का नाम लिया तो लोगों ने मेरे को टारगेट किया, तो इसी तरह अगर पंजाब और हरियाणा के अंदर हम अगर ये बात करते हैं तो इसके लिए दोषी और दोषी सिर्फ हमें ही देखा और हमें ही माना जाता है। एक देखने का नजरिया बदल जाता है। और इसके लिए जो हम माइनिंग करते हैं, जैसे सर ने बताया कि हमारे जो पेट्रोलियम, जो हमारे एनर्जी को पूरा करने के लिए हम पेट्रोल, डीजल, कोयला जो निकाल रहे हैं, सही मायने में हम अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने लिए ही गड्ढे खोल रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं खोल रहे। लेकिन ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने फायदे के लिए कुछ भी किसी भी हद तक कर सकते हैं और वो ये कर भी रहे हैं। और कुछ हमारी मानसिकता, हम भी इसके जिम्मेदार हैं, चाहे आप हैं चाहे मैं हूं। अगर मैं अपने गांव के अंदर कोई फैक्ट्री डालता हूं तो मैं ये नहीं देखूंगा इससे इसका जो वेस्ट है वो कहां जा रहा है, क्या चीज खराब कर रहा है, इससे क्या हो रहा है। तो एक छोटे से फायदे के लिए हम अपनी वाटर बॉडीज, हमारे पानी के रिसोर्सेज को खराब करते आ रहे हैं। और इसी तरह हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे जो पेड़ हैं, जंगल्स हैं, वो लगभग अब तो खत्म होने के कगार पे हैं। तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम ही सब इसके जिम्मेदार हैं। तो ये सारा चीज हमने देखा, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन है। और दूसरा, हमें इस एंगल से भी देखना है, क्या हमें इन सब की सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन वही है कि हम उस जड़ को ही खत्म करें जिसकी वजह से ये सारी चीज फैल रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ है केमिकल्स। उस केमिकल्स को हम सस्टेनेबल थिंग से रिप्लेस करें। हमें लगने वाली सारी चीजें जब हमारी प्रकृति, हमारी धरती मां हमें दे सकती है, तो क्यों ना हम सस्टेनेबल वे से नेचर के साथ रहकर, प्रकृति के साथ रहकर, प्रकृति के साथ काम करके हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके हमने एनर्जी को भी बनाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें और अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ाए। तो इसके एक रास्ता था, ये था कि हम उन चीजों का निर्माण करें। लेकिन इसमें फिर एक बात, एक समस्या आती है हमारे बीच में। मैं फिर से हमारे पुलिस का एग्जांपल दूंगा। इनकी रिसर्च तब तक अधूरी है जब तक इंप्लीमेंट नहीं होता, वो लोग वो कारवा पढ़ा नहीं होता। तो इसके लिए हमें चाहिएगा एक मूवमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, इस बात को समझे, इसको अवेयरनेस हम बोल सकते हैं। और कि उस सोच से हमारे साथ जुड़े, वो हमारे ऐसे कस्टमर भी बने कि अगर वो एक सस्टेनेबल चीज को खरीद रहे हैं और टूथब्रश पे अपना चेंज कर रहे हैं जो हमारा बेम्बू से बन सकता है, तो उनको लगना चाहिए कि मैं योगदान दे रहा हूं अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो हमें एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ रहें, इस बात को समझे और अपने पृथ्वी माता, धरती माता को अपना घर समझकर इसको बचाने का हर संभव प्रयास वो करें। तो ये सॉल्यूशन
कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट रोड मैप आपके बीच में मीरा क्लीन टूल्स लिमिटेड लेके आए हैं। और हमारा रोड मैप ये है, सॉल्यूशन ये है कि हम हर तहसील लेवल पे एक सस्टेनेबल स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग प्रॉब्लम से वाकिफ हैं, आप तो कहीं ना कहीं उसको महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन रोड मैप क्या है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम इसका सोल्यूशन और कैसे ग्राउंड पे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने तहसील लेवल प्रोजेक्ट्स को चुना। हमारा जो देश है वो राज्यों से और राज्य हमारे जिलों से और जिले हमारे तहसील से मिलकर बने हैं और तहसील हमारे गांव से। तो हमने सभी को एक माला के अंदर पिरोया है और यही सॉल्यूशन है। सस्टेनेबल स्टार्टअप के थ्रू हम ये सारी चीजें करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारा स्टार्टअप क्या करेगा? सबसे पहले बायोफ्यूल का निर्माण करेंगे। जो हम बार बार बताया कि फॉसिल फ्यूल हमारे लिए सबसे हानिकारक है, खतरनाक है, हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो उस फॉसिल फ्यूल से जो हम एनर्जी तैयार कर रहे हैं वो हम बायोफ्यूल हम नेचर से भी तैयार कर सकते हैं। इससे हम अपने घर में लगने वाली कुकिंग गैस, जो हम एलपीजी से हम अपने घर का खाना बनाते हैं, और आप लोग भी ये मानते हैं कि एलपीजी से बना हुआ खाना कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करता है, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू क्रिएट करता है। उसको हम सोल्यूशन दे सकते हैं हमारे कुकिंग एम्पोल से। हमारा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल पेट्रोल डीजल उसको हम कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं हमारी एमसीएनजी से। और इंडस्ट्रियल हमारे उद्योगों को लगने वाला जो हमारा फ्यूल है, जो एनर्जी है, उसको भी हम बदल सकते हैं। और हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उनको लगने वाला कोयला उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ये सॉल्यूशन बायोफ्यूल के माध्यम से फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करेंगे तो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का निर्माण करके हम अपने आने वाली जनरेशन को बचाएंगे। दूसरा हमने बात किया, हमें केमिकल्स को रिप्लेस करना है हमारे जमीन से, हमारे शरीर से। तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक, नेचुरल, ऑर्गेनिक के साथ हम नेचुरल, मैंने आपको बताया कि हम सिक्सटीन स्टेज के अंदर हैं। आप बिना केमिकल के कोई चीज पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन वो एनवायरमेंट के बगैर वो चीज जो हमारे विनोद सर बार बार कहते हैं कि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हमारी चीज कोई काम की है नहीं। वो न्यूट्रिशन उसके अंदर कहां से आएंगे? तो न्यूट्रिशन उस एनवायरमेंट से, हमें उस प्रकृति से ही मिल सकता है। तो एक हम ऑर्गेनिक प्लस नेचुरल चीजों का निर्माण करेंगे, ये भी हमारे बिजनेस मॉडल होगा। तीसरा, हम एमएसपी एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, हम पेट्रोल को रिप्लेस कैसे करेंगे? तो इसके बारे में भी सर हमारा एक स्पेशल सेशन ले सकते हैं। बैम्बू से रिलेटेड सर हमें बता सकते हैं कि बैम्बू हमारे फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के साथ साथ 20,000 तरह के प्रोडक्ट उससे बन सकते हैं और एक एकड़ से लगभग 5 से 10 लाख रुपए हम नॉर्मल खेती कर सकते हैं। जब हमारे एक प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत है तो हमें सोचना चाहिए। हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, जैसे हमने बताया कि ये सारी चीजें अधूरी हैं जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। और उसके लिए हमने एक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, लोगों को साथ जोड़ के हमारा जो कच्चा माल है वो भी सस्टेनेबल बेस से फार्मर्स हमें दे सकता है, गांव से वो कलेक्ट हो सकता है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसा रोडमैप हमने बनाया है जिससे लोग हमारे साथ जुड़कर काम करें और एमसीएल प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल चीजों के साथ, एग्री बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे। और ये मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूंगा, ये हमारे गांव और किसान को मजबूत करेंगे। इनसे जो रॉ मटेरियल हमें मिलेगा उसी से हमारा पेट्रोल डीजल कोयला रिप्लेस होगा। हम सीएनजी, एमकोल और फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें हम बनाएंगे। और हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन देगा? ये फैक्ट्री के अंदर निर्माण नहीं हो सकता, ये हमारे किसान हमारे साथ मिलकर ही इस प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। और हमारा पर्पज है कि हम एक एमसीएल का एमकोल प्रोजेक्ट, आप अभी देख पा रहे होंगे कि
कोयले को रिप्लेस करने के लिए एनजीटी ने दिल्ली के अंदर कोल को बैन कर दिया है। केवल पावर प्रोजेक्ट ही आपको कोल यूज कर सकते हैं। इवन देन आपके इंदौर शहर के अंदर होटल के अंदर लगने वाले कोयले को भी बैन कर दिया। तो ये सारी चीज बैन करने से कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको उससे वो प्रोडक्ट भी चाहिए जो उसको फुलफिल कर, उस गैप को फुलफिल कर पाए। तो इसके लिए हमारा जो पोटेंशियल है कि हम हर गांव के अंदर एक एमकोल ब्रिकेट्स और पैलेट्स का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं और एक एमसीएनजी का प्रोजेक्ट करा इंडस्ट्रियल फील्ड को पूरा रिप्लेस कर सके, ये हमारा रोड मैप है। ऑर्गेनिक आज भी हमारे कई साथी कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक आता है कि जो उसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो रहा है उसको मार्केटिंग स्मूथ, उसको प्रोसेस यूनिट, उसको वैल्यू एडिट कैसे किया जाए। इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि हम एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से साथ टाइप करके अपनी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के, जिसके बारे में हमारे चौहान सर ज्यादा बता पाएंगे, और मैं चाहूंगा कि हमारे को भी एक ऐसा स्टार्टअप दिया जाए, हमें ऐसा टास्क दिया जाए जिसे हम ग्राउंड पे काम कर पाए। क्योंकि जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाएंगे तब तक हम अपने किसान साथी गांव को अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे। उनको बार बार कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से धोखा मिलता है और वो कहीं न कहीं सही भी है। हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो उसको विश्वास होगा और वो विश्वास ही आगे बदलाव लेके आएगा। तो ये प्रोसेस यूनिट हम लगाएंगे। तो अब हर बंदा चाह रहा है कि मुझे खाने में केमिकल्स फ्री, तो उसके लिए हमारा शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सेवा करने के लिए भी हमने मॉडल बनाया है। हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से हम एम कैफे बनाएंगे। उस रेस्टोरेंट के अंदर हर चीज ऑर्गेनिक होगी। हम जैसे हमारे विनोद सर ने बताया कि सतत विकास, सबका संपूर्ण विकास, तो वो पॉसिबल है जब ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़कर अपने परिवार की इनकम बढ़ाएं, आर्थिक सशक्तिकरण उनका हो। तो उसके लिए हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप या हमारी मातृशक्ति आधी आबादी जो गांव में रहती है उनके साथ जुड़कर हम ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। और हम प्रॉब्लम के साथ साथ एक सॉल्यूशन का निर्माण भी करेंगे। हम हर चीज के आउटलेट सेंटर्स जहां पर लोगों को अच्छी सर्विस दे पाए, अच्छा सामान दे पाए, अच्छी चीज मुहैया करा पाए, चाहे वो एमकोल है, चाहे सीएनजी गैस है, चाहे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, चाहे एम कैफे हैं, इनके माध्यम से हम ये सर्विस सेंटर हर जगह ओपन करेंगे। और इन सब के लिए हमारे पास एक्शन प्लान क्या है, ये बातें कैसे क्रियान्वित होंगी, तो उसी के लिए हमारा है तहसील इज आवर यूनिट फॉर मिशन। हमारा तहसील हमारा सस्टेनेबल चैनल पार्टनर, हमारा सस्टेनेबल स्टार्टअप ही हमारे मिशन की शुरुआत है। और हमारा सस्टेनेबल स्टार्टअप आप तहसील के अंदर रहेगा। तहसील से हम गांव लेवल पे एक चैनल पार्टनर बनाएंगे। हमने यहाँ पे अमूल मॉडल अडॉप्ट किया है। अगर मैं शॉर्ट पे बताऊं, जैसे अमूल का गांव में चैनल पार्टनर होता है, वो एक दूध की डेयरी वहां पे क्रिएट करता है, फार्मर से दूध कलेक्ट करता है, प्रोसीड्यूर तक भेजता है। तो हमारे प्रोजेक्ट का भी बेस सारा एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर मैं बात करूं हमारे एमसीएनजी का, सीएनजी कैसे बनेगी, तो हमारी सीएनजी बनेगी कोई भी एग्रीकल्चर बेस्ड, एनिमल हस्बेंड्री बेस्ड। जो हमारे किसान के लिए, प्रकृति पर्यावरण के लिए सरदर्द है, वो सारी चीज हम वहां से कलेक्ट करेंगे और उससे हम सीएनजी और ब्रिकेट्स बनाएंगे। हमारा एक सस्टेनेबल रॉ मटेरियल रहेगा नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास अगर आप थोड़ी सी इसके बारे में सर्च करेंगे
तो नेपियर ग्रास हमारे पशुओं के लिए अच्छी क्वालिटी का हरा चारा। जैसे आज हमारे खाने पीने की दिक्कत है, हमारे पशुओं को भी वही सेम प्रॉब्लम है, उनको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसलिए उनके दूध में भी वो गुण नहीं हो पाते, और वो उनके पास वो नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमारे पास वो आ नहीं सकते। ये नेपियर जो ग्रास है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू और पशुओं के लिए जो हरे चारे की कमी है दूर कर सकता है। इसको एक बार लगाने से 5 से 8 साल तक लगातार ये हमें हरा चारा और फसल दे सकता है। हम इसको 100 रुपए क्विंटल से बाईबैक करेंगे और 1 एकड़ में 300 से 500 टन पर एकड़ पर ईयर ये पोटेंशियल है हमारी धरती में। 300 से 500 टन अगर हमारे पास होगा तो हमारे किसान को इस रॉ मटेरियल से 3 से 5 लाख में पर एकड़ पर ईयर मिलेगा। अगर हमारे किसान को 3 से 5 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर मिलता है, वो भी साल में 4 से 5 बार मिलता है, क्योंकि इस नेपियर ग्रास की कटाई 4 से 5 बार हम साल में ले सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारा किसान खुशहाल होगा और जो हमारा माइग्रेशन की समस्या है वो भी कहीं ना कहीं तक दूर होगी। तो ये हमने एक उद्योजक हमने तैयार करना है विलेज लेवल पे, वो विलेज लेवल फार्मर्स हमारा एंटरप्रेन्योर कनेक्ट करेगा फार्मर को, और इसी तरह हम शहर में भी वार्ड वाइज एक एमयूपी एमसीएल अर्बन प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। और जो अवेयरनेस का है, लोगों के साथ जुड़ने का है, इस मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का है, वो काम भी कैसे हो इसके बारे में भी हमने रखा है सैटरडे सेशन। सैटरडे सेशन यानी कि हम हर गांव के अंदर जो हमारा विलेज लेवल चैनल पार्टनर होगा वो एक जगह निर्धारित करेगा और उस जगह पर वो अपने गांव की समस्याओं को, हमारे रिसोर्सेज से अपनी इनकम कैसे बढ़ा पाए इसके बारे में बात करेगा, और वो बात करेगा, चर्चाएं करेगी, तो समाधान भी वहीं पे डेफिनेटली। और फिर वो चर्चा होंगी तो कोई न कोई डॉक्टर विनोद चौधरी जी, हमारे बुरी जी, चौहान साहब जी और हमारी मैम जैसे हमारे मार्गदर्शक भी मिल जाएंगे जो आगे का रास्ता हमें दिखा सकते। बात है उस विषय पर चर्चा करने की, सोचने की, समाधान, और ये रास्ता अपने आप कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, और इसका पूरा कंप्लीट रोड मैप हमारे पास एमसीएल में डिजाइन किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एनजीओ की तरह, एक नॉन प्रॉफिटेबल नहीं, जब तक इन सारी चीजों से हमारा आर्थिक हित नहीं जुड़ेगा तब तक भी ये वाइबिलिटी इसमें नहीं आनी है। एक टेक्निकली रिसोर्स यूज करके और वो एक उन्होंने मॉडल स्थापित किया है। तो हमारे देश में तो भर भर के ये सारी चीज दी है, प्रकृति ने हमारी चीज दी है, तो हम अपने देश को कैसे ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और कैसे हम अपने देश को फिर से सुपर पावर बना सकते हैं, इसका भी पूरा रोड मैप। ऐसा नहीं है कि हमारा जो देश वो आज हम इसकी बनाने की बात करें, वो हमेशा से समर्थ रहा है। जब से सभ्यता का निर्माण हुआ है, जब से इकोनॉमी का निर्माण हुआ है, तब से 90% टाइम तक हमारा देश विश्व गुरु आर्थिक महासत्ता रहा है, और हम पूरे विश्व की 30% तक 1/3 जीडीपी हम क्रिएट करते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने आकर हमारे रिसोर्सेज को अपने तरीके से, हमारे डेवलपमेंट को, हमारे रिसर्च को, हमारे कार्य प्रणाली को अपने हिसाब से यूज करके, बर्बाद करके, और आज जिसका हिस्सा 30% था, 1/3 था, उसको मात्र 3% पे लाके छोड़। लेकिन ये पोटेंशियल हमारे पास है कि आज हम फिर इसको ग्रो कर सकते हैं, और हमारा मिशन यही है कि हमें हर तहसील के अंदर
एक 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। हमारी अगर हर तहसील के अंदर 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा तो हमारे गांव और हमारे किसान भी इससे मालामाल होगा। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें हवा में, ये बिल्कुल फैक्ट है। इसका एग्जांपल ये है कि हमारे हर गांव के अंदर जो हमारी प्रकृति ने, नेचर ने जो हमें दिया है, भरभर के दिया है, उसके तहत हर गांव के अंदर 650 हेक्टेयर लैंड है जो जिसपे हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसपे एग्रीकल्चर कर रहे हैं। वेस्ट लैंड को हमने एक बार छोड़ दिया है। हम एक एग्रीकल्चर लैंड जो हमारे पास उपलब्ध है हर गांव के अंदर, तो उसमें हम 20% बायोफ्यूल पॉलिसी भी है कि हम 20% उसको यूज कर सकते हैं बायोफ्यूल के लिए। तो उसके तहत अगर हम 120 से 130 हेक्टेयर पर अगर नेपियर ग्रास जो मैंने बात किया था आपको, हमारा परमानेंट रॉ मटेरियल है जिससे 3 से 5 लाख रुपए किसान इनकम कर सकता है एक साल के अंदर, तो वो हमारा रॉ मटेरियल एक गांव से हमें इतना मिल सकता है जिससे हम एक एमकोल का प्रोजेक्ट 100 टन रॉ मटेरियल से 30 टन हम कोल पर डे तैयार कर सकते हैं। और 100 टन रॉ मटेरियल से हम 10 टन पर डे सीएनजी गैस, 10 टन हम कुकिंग गैस और 30 से 35 टन हम बायो मैन्योर एक रिच सोयल कंडीशनर तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर 30% कार्बन हो। तो ये सारी चीजें हम सिर्फ और सिर्फ अपने गांव की 20% जमीन को उपयोग मिला के कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने बताया कि हम एक एमकोल और एक एमसीएनजी का यूनिट लगा सकते हैं। हम 50 से 60% हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और वो नेचुरल जिस क्षेत्र के अंदर जो चीज हो सकती है वही करेंगे। अभी हमारा ट्रेंड खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा फोकस हमारा धान पर है। तो इसीलिए है क्योंकि हमारे किसान को उसके अंदर इनकम नजर आता है। तो ये इससे भी कई अच्छी फसल हम मिल सकती है, कम खर्च में, कम मेहनत में और कम पानी और अपने रिसोर्स को बर्बाद किए। तो हम 50 से 60% लैंड पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। उसके साथ 5 से 10% लैंड पर हम एमएसपी फार्मिंग, आयुर्वेदा, बैम्बू, हर्ब्स, कॉस्मेटिक्स ये सारी चीज करेंगे। और 20% जमीन हम केवल मनुष्य की ये पृथ्वी नहीं है, ये करोड़ों जीवों की है, उनके लिए भी हमें सोचना होगा। और 20% जमीन हम अपने इन सभी के लिए रिजर्व रखेंगे। ये सारी चीजें आप प्रेजेंटेशन में ये नजर आ रहा होगा कि आपको ये केवल फार्मर्स के लिए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके पास फार्मिंग के लिए हमारे गांव के अंदर काफी हमारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि अब नहीं बची है, वो हमारे साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, तो वो आज सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, आज पशुपालन आप अगर यहाँ पे बड़ी डेयरी का विजिट करोगे तो वो एक फैक्ट्री फार्मिंग की तरह नजर आएगा। वो एक ऐसा लगेगा कि एक निर्जीव चीज के साथ वो फार्मिंग कर रहे हैं, उनको एक जगह बांध दिया, रोक दिया, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि वो फैक्ट्री में कोई निर्जीव सामान। अगर हमारा किसान हमारा गांव के अंदर अगर वो फार्मिंग करे, एनिमल हस्बेंड्री करे, एक अच्छे तरीके से करे, तो उसके लिए मार्केटिंग कोई इशू नहीं रहेगा। हमारे मॉडल से ये सारी चीज व्यवस्था हम आपको एक पूरे रोड मैप के माध्यम से करें और ये सारी चीजें होंगी तो हम अपने हर गांव के अंदर 60 से 80 करोड़ रुपए जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले जो विषय रखा था यही था कि हमें इस मूवमेंट से मैक्सिमम लोगों को जोड़ना पड़ेगा और ये बिजनेस के साथ जोड़ना पड़ेगा। उनका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो ये चीज मूवमेंट आगे बढ़ेगी। इसके अंदर फार्मर के लिए भी इनकम है, नॉन फार्मिंग के लिए भी इनकम है और ऐसे हमारी संस्थाएं हमारे बीच में काफी ऐसे है कि जो केवल एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हम 60 से 80 करोड़ रुपए का टर्नओवर कैसे जनरेट कर सकते हैं गांव के अंदर? तो मैंने बताया हम हर गांव के अंदर एक
एमसीएनजी का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जिससे 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा। एक एमकॉल का प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जिससे 12 करोड़ रुपए का हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम 10 से 20 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और बाकी हम बेम्बू से क्या कर सकते हैं, एमईबी प्रोडक्ट्स के, एनिमल हस्बेंड्री, इसको हमने काउंट भी नहीं किया। हम इससे कई गुना ज्यादा हम अपने गांव के अंदर वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमें मिलकर साथ आकर ये चीज समझ कर करना। और अर्बन पॉपुलेशन हमारे लिए क्या कर सकती है, हैंडीक्राफ्ट, अदर एमएसपी प्रोडक्ट, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करके हम, आपको ताज्जुब होगा कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को हमारे स्किल्स के द्वारा तैयार की हुई चीजों को अमेजोन बाहर विदेशों में भेजता है और 50 से 70 हजार करोड़ रुपए जो हैंडीक्राफ्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सर तो विजिट करते हैं विदेशों में, और हमारे पास काफी ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजते हैं तो उनको कम से कम 100 गुना रेट मिलता है। तो अमेजोन भी हमारे प्रोडक्ट को लेके 50 से 70 हजार करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। हमें अपनी पोटेंशियल को पहचानना है और इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम कैसे अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने गांव को, अपनी तहसील को समृद्ध कर सकते हैं, इसी के बारे में विचार करना। हमारा पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल क्या है, हम 25 से 30% तक पूरे विश्व के लिए ईंधन को तैयार कर सकते। आज अगर हम देखें तो हम 4 से 4.5% पूरे विश्व का जो एनर्जी कंजप्शन है उसको यूज कर, और 4 से 4.5% जो हम अपनी एनर्जी को पूरी करने के लिए हम 80% विदेशों से आयात करते, उसी क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल को लेकर। तो जहां पे हम 4.5% का 80% इंपोर्ट करते हैं और वहीं हम उससे 4 से 5 गुना अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा देश का इकोनॉमी कहां होगा, और ये हम कर सकते हैं। हमारे जो तहसील है, लगभग 5500 तहसील है, और 5500 तहसील के अंदर 2.5 लाख गांव है, और हर गांव के अंदर हम ये प्रोजेक्ट को स्थापित करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, हम इसको कर पाएंगे। दूसरा हमारा पोटेंशियल है कि हम 100% ऑर्गेनिक सॉइल कंडीशनर पूरे विश्व को दे सकते। आप सभी ने देखा होगा कुवैत अब हमारे राजस्थान से गोबर को इम्पोर्ट कर, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि गोबर वो खाद में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम जो सॉइल कंडीशनर जो हमारी फैक्ट्री से तैयार होगा, जिसके अंदर 30% कार्बन होगा, वो पूरे विश्व को हम सप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा पोटेंशियल। इसके बाद जो आयुर्वेदा है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स है, ये तो पूरे विश्व के अंदर 3 से 5% ही ओरिजिनल है। आप और हम बैठे हैं, कौन ऑर्गेनिक कर रहा है, कौन खा रहा है, किसके गांव में हो रहा है, किसकी तहसील के अंदर हो रहा है। तो आप यहीं से डाटा उठाओगे तो आप बिल्कुल मान सकते हैं कि 3 से 5% ओरिजिनल है, बाकी 97% मार्केटिंग, कोई भी कर रहा है वो मार्केटिंग कर रहा है। तो हमारे पास जब हम फार्मर से हम जुड़े हैं, खाद हमारे पास है, हमारे पास जमीन हमारे पास है, तो उससे होने वाले प्रोडक्ट की तो हमारी धरती माता तैयार कर सकती है। हमें तो उसको वैल्यू एड करना है, प्रोसेस करना है, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। और हम जो बात कर रहे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की या केमिकल्स प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की, पेट्रोल केमिकल्स को, उसके लिए भी हमारे पास रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारे देश के अंदर ही सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, स्किल हमारे पास है, लेबर हमारे पास है, और हमारे गांव के अंदर ये ऑलरेडी ये सारी चीजें बन रही है। इनको चाहिए तो केवल एक मार्केट चाहिए, एक दिशा चाहिए, और वो दिशा वो चर्चा से निकलेगी। और मार्गदर्शन के लिए मैं फिर उसी पे आऊंगा, मार्गदर्शन के लिए ये संस्था, ये महानुभाव आपके लिए बैठे। आप कोई बात लेके तो आइए इनके समक्ष कि सर, अभी सर ने बताया, अगर आपने गौर किया कि हमारे पास प्रोजेक्ट है, कोई स्टार्टअप खड़ा तो हुई कि मुझे क्या करना है। आप ये सोचिए तो सही कि हम अपने रिसोर्स के साथ क्या चीज कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ही हम कोताही बरत रहे हैं। हम
मंजर को देखकर हम उस भाग दौड़ की जिंदगी में हम सोच ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, हमारे पास क्या स्किल है और हम क्या कर सकते हैं। तो ये हम पूरे विश्व को 20% सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब ये हम करेंगे तो बिल्कुल जो हमने जो टारगेट रखा था कि हर तहसील के अंदर 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो जवान साहब कोई बड़ा टारगेट नहीं रह गया शायद। अगर ये सिस्टमेटिक करेंगे तो ये आंकड़ा बहुत छोटा है, इससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा हम कर सकते हैं। और आप सभी को पता है कि जब एक किसान के पास 1,000 रुपए आते हैं तो वो 100 रुपए से अपने बच्चों पे खर्च करता है, कुछ एजुकेशन पे खर्च करता है, कुछ माँ बाप की दवाई पे खर्च करता है, कुछ अपने ऊपर खर्च करता है, कुछ अपने खेती बाड़ी पे खर्च करता है। तो कहने का मतलब है वो पैसा रोटेट करेगा और वो 8 से 9 टाइम हमारे जीडीपी को बढ़ाएगा। तो इसी तरह जब आप और हम मिलकर अपनी तहसील के अंदर 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करेंगे तो वो हम अपनी तहसील के अंदर 25 से 27,000 करोड़ रुपए यानी कि 3 बिलियन एक तहसील के अंदर हम जीडीपी का निर्माण करेंगे। और जब एक तहसील से हम 3,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास 20-25 तहसील है जहां पे खेती हो रही है, जमीन हो रही है, ये प्रोजेक्ट वाइबल है। और आज हमारा जो जीडीपी है वो पूरे विश्व का 3.5% है। और जब इसमें हम अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू जो हमारे रिसोर्सेज को यूज करके जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे उसके माध्यम से हम फिर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। आज विश्व में जो काबिज अर्थव्यवस्था है वो यूएसए की है जो लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर की है। तो हम भी इनसे बड़ा बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने रिसोर्सेज को पहचान कर एक सिस्टमेटिक आगे बढ़ना है। और हमारा मेन पर्पज, उद्देश्य, गोल यही है कि हमें अपने देश को फिर से वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना और हर तहसील को सुजलाम सुफलाम। हमारी हर तहसील यूनिक है, उसका कल्चर अलग है, उसके रिसोर्सेज अलग है और कुदरत ने हमें हर तहसील को अलग तरह से बनाया है। उसकी अलग पहचान है, अलग पोटेंशियल है, अलग भाषा बोली है। तो वो ये की चीज दर्शाती है कि हमारी सभ्यता कितनी उन्नत रही, कितनी विकसित रही। और उसी का ये नमूना है कि आज जो अमरनाथ के अंदर जो हजारों साल पहले इसका निर्माण किया गया, आज भी एक खोज का विषय है। ये पत्थर जो आसपास है ही नहीं, कहां से लाया गया, इसका निर्माण कैसे किया। एक ऐसा ही नमूना औरंगाबाद के अंदर है जो पहाड़ को ऊपर से काटकर ये क्रिएट किया गया। आज मॉडर्न साइंस के थ्रू आउट भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। हमने हजारों साल पहले हमारा इतिहास उससे हमें वाकिफ नहीं होने दिया गया। उसमें हमारे बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज हमारे बीच आए, जो हमारे संस्कार को खत्म करके जो प्रक्रिया शुरू की अपने फायदे के लिए, आज तक हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। और इन सारी बातों से हम कहीं न कहीं अनभिज्ञ। और जो हमारी तहसील सुजलाम सुफलाम होती थी, समृद्ध होती थी, आज उन्हीं तहसीलों के अंदर समस्याओं के अंबार है। बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके, पानी को लेके। तो ये जो हमारे बीच में चैलेंजेस आज हैं, इनको हम दूर कर सकते हैं। ये भी एमसीएल प्रोजेक्ट के अंदर पूरा रोडमैप है और उसी रोडमैप के अकॉर्डिंग हमने
20% CSR फंड रखा है उस तहसील के गांव में। जो रेवेन्यू उस स्टार्टअप से उस तहसील के अंदर होगा, उसका 20% उसी तहसील के गांव के किसानों पे खर्च करने के लिए हमारे चैनल पार्टनर को, हमारे प्रमोटर को दिया जाएगा, जिससे हम अपनी तहसील को फिर से सुजलाम सुफलाम आत्मनिर्भर और संपन्न बना। तो उसके लिए जो मूवमेंट है उससे अवार्ड, केवल हम पैसा नहीं, केवल हम बिजनेस ही नहीं, हम इस बिजनेस और पैसे के साथ साथ अपना प्रकृति, पर्यावरण और धरती माता को भी बचाने का कार्य कर रहे हैं। और आज स्थिति इतनी भयानक है कि हर दिन जो हमारा करोड़ों जीवों की ये घर है, उससे 150 से 200 प्राणी, 150 से 200 जीव हर रोज लुप्त हो रहे, खत्म हो रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां और हम भी उनको दोबारा नहीं देंगे। तो इस पृथ्वी पर सबका हक है और एक मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, और इसको बचा सकता है तो वो कर्तव्य भी मनुष्य का किया भी उसने है, तो उसका निवारण भी कहीं ना कहीं हमें ही करना होगा, हमें ही सोचना होगा। ऐसा नहीं कि ये केवल हमारे जो प्राणी लुप्त हो रहे हैं उन पर असर है। ये स्थिति भी आप भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं, और आंकड़ा भी बता रहा है कि जो पूरे विश्व के अंदर 20 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उसमें से 13 हमारे भारतवर्ष के हैं। और ये भी भयानक और कहीं न कहीं हमारी पीढ़ियों के लिए आने वाला खतरा है। इससे सिर्फ और सिर्फ बचने का एक ही तरीका है कि हमें सभी गलत चीजों को रिप्लेस करना होगा, और गलत चीजों को रिप्लेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट करना होगा। क्योंकि आप किसी चीज का निर्माण कर लोगे, वो रिसर्च कर लोगे, तो सर वाली बात फिर आती है कि वो अधूरी रहेगी जब तक उसको ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे उस मूवमेंट के माध्यम से अगर लोगों को नहीं जोड़ा गया तो। और इस मूवमेंट को ये केवल एक दिन का मूवमेंट नहीं रहना चाहिए, इस मूवमेंट को हमें लगातार करते जाना है। और जैसे हमने अपनी आजादी पाने के लिए किया था, वैसे ही इस गोल को जब तक हम अचीव नहीं कर पाते, एक सस्टेनेबल हमारे एनवायरमेंट के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक हम एक अपनी कर्तव्य को पूरा ना कर ले, तब तक हमें रुकना नहीं है और हमें चलते जाना है। हमारा गोल, हमारा मिशन, हमारा मूवमेंट यही है कि हमारा हर तहसील 100% काम करे, जीरो वेस्ट। हमें 5E मिशन के लिए काम करना है, मेकिंग ईच विलेज सिटी सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट चाहिए और ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो सस्टेनेबल वे से होना चाहिए। हमारा पहला ही है एनवायरमेंटल कन्वर्जेशन, दूसरा हमारा 100% एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हमारा एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और सबसे महत्वपूर्ण हमें एक ऐसा रिस्पेक्टेबल इनकम हर फैमिलीज को पहुंचाना है, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जिससे वो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए। और हमें अपनी एनर्जी, अपनी जरूरतों के साथ साथ पूरे विश्व में हम ओपेक कंट्री बने, एनर्जी सुपर पावर,
हम बने और इस मूवमेंट से हम फिर से अपनी तहसील के अंदर सुजलाम सुफलाम स्वराज्य स्थापित करें। और इसलिए एक ही चीज जरूरी है और वही हमें करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ना है और एक ये जो मूवमेंट है ये कैसे हम क्रिएट करें, इसके लिए क्या रोड मैप, उसके लिए हमें उस तहसील का जो स्टार्टअप हम शुरू करेंगे उसको चाहिए कि वो अपनी एक ऐसी टीम बनाए जो इन एनवायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और कहीं ना कहीं अपने आप को भी ग्रो करने के लिए काम करे। क्योंकि इसके अंदर हर लेवल पे बिजनेस है, फार्मिंग लेवल पे है, विलेज लेवल पे है, तहसील लेवल पे है और वो अपने आप को डेवलप करे लेकिन सस्टेनेबल वे में। ये हमने उसी तरह से करना होगा जैसे हमने पोलियो को हमें गांव-गांव के अपनी तहसील के हर कोने के अंदर इस मूवमेंट को स्टार्ट करना है, लोगों को समझाना है, अवेयरनेस लेकर है, साथ लेके काम करना है, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, सस्टेनेबल प्रोडक्ट हो, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, उसके लिए लगने वाली हर जरूरत हम आपके बीच में मुहैया कराएंगे। और हमने जैसे पोलियो को एक अभियान के तहत दूर किया है वैसे ही हम इसमें भी निश्चित ही इस मूवमेंट में कामयाबी हासिल करेंगे। और इसके लिए हमें हर एक गांव के अंदर, जिसको हमने बोला है MVP, MCL विलेज प्रोजेक्ट, MCL विलेज लेवल चैनल पार्टनर, ये हमारा आपको अपनी तहसील के हर एक गांव के अंदर एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। ये एंटरप्रेन्योर अपने गांव के अंदर अवेयरनेस फैलाएगा, काम करेगा, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेगा और अपने रिसोर्सेज को कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने फार्मर्स को इनकम दिला सकता है, इसके बारे में सोचेगा। और इसी तर्ज पर हम एक MUP यानी कि शहरों के अंदर हमारे जो वार्ड्स होते हैं उसके अंदर ये कार्य करेंगे। और ये MVP MCL विलेज पार्टनर ही हमारी हर ग्राम पंचायत में वार्ड के अंदर जो हमारा 5E मिशन है उसको लागू करने के लिए ये आगे काम करें। और इसके लिए एक ही तरीका है, जैसे हम किसी आयोजन के लिए इकट्ठा होते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार से, उसी तरह इस मूवमेंट को हमने स्टार्ट करना। जैसा हमारा पर्टिकुलर डे होता है गुरुद्वारे जाने का, नमाज अदा करने का, मंदिर जाने का, अलग अलग डे होते हैं, उसी तरह हमारे हर ग्राम पंचायत के अंदर एक दिन हमें निर्धारित करना होगा, एक टाइम निर्धारित करना होगा। वहां पर हमारा विलेज लेवल चैनल पार्टनर, हमारा तहसील लेवल चैनल पार्टनर उस गांव की समस्या के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में लोगों को, युवाओं को साथ लेके अवेयरनेस प्रोग्राम करें। और ये मूवमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं जिसका हमने नाम दिया है सैटरडे सेशन। ये कभी भी किसी भी दिन हो सकता है, सैटरडे अपने अकॉर्डिंग। और ये ऐसा नहीं है एक बार शिद्दत से शुरू किया जाए तो हो सकता है। ये एग्जाम्पल आपके बीच में है, ये 15 साल की लड़की जिसने इसको महसूस किया और ये अपने स्कूल के बाहर और संसद के बाहर बैठ गई और मात्र 1 साल में पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन इस लड़की ने खड़ा किया। और ये सिर्फ और सिर्फ इसने तो अवेयर किया कि हमें क्या जरूरत है। हमारे पास तो पूरा ब्लूप्रिंट है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, हम कैसे, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। तो उसके लिए हम अपने पूरे विश्व को बचाने के लिए एक ब्लूप्रिंट हमारे जो पास है, उस मूवमेंट का जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें आप लोगों का जो करियर है वो क्या होगा, इनकम पोटेंशियल क्या होगी और वो कहां से होगी, मैं 1 मिनट आप लोगों का इस पर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। तो हम आज एक नए तरीके से बिजनेस को भी समझते हैं कि बिजनेस आखिर होता है क्या। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही बिजनेस है। प्रॉब्लम जितनी बड़ी है, सॉल्यूशन उसका जितना बड़ा है, वो बिजनेस भी उतना बड़ा, उतना जल्दी ग्रो करे। तो आपके बीच में कुछ चंद कंपनियां हैं
डेवलप, आप सभी इसका जानते भी हैं और उपयोग भी करते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि इसके पास न खुद की गाड़ियां हैं, न ड्राइवर है, न कुछ और। इसने एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि आज हमारा जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो परिवार रह रहे हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। गांव में तो आज भी कोई ना कोई हमें छोड़ के आ सकता है, लेकिन शहर के अंदर वो व्यवस्था नहीं हो सकती। और जब हम घर से बाहर निकलते थे, किसी ऑटो को, टैक्सी को रुकवाते थे, तो वो उसकी मर्जी होती थी, वो वहां जाएगा या नहीं जाएगा। अगर सुबह का टाइम है तो उसके पैसे अलग होते थे, रात का अलग टाइम है तो उसके पैसे अलग होते थे और उसकी मर्जी होती थी। इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया और कस्टमर और गाड़ी को कनेक्ट कर दिया और आज सिर्फ इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से ये वार्ड में अपनी जगह रखती है। इसी तरह हमारे बीच में ओयो ने भी हमें कनेक्टिविटी प्रदान की, हमें केवल रूम्स अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की। जोमेटो ये अभी कुछ ही दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हमें फूड डिलीवरी कर। और मजे की बात यह है, जब इनका आईपीओ आया तो इनका -3,000 करोड़ रुपए का बैलेंस शीट था, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर ने इस पे विश्वास रखा, क्योंकि इन्होंने जो नेटवर्क डेवलप किया था, जो इन्होंने जो प्रॉब्लम्स को पकड़ा था कि खाने पीने वगैरह अब काम नहीं चलने वाला और हम समय बचा रहे हैं, पैसा भी बचा रहे हैं, इन्होंने 9,000 करोड़ रुपए खर्चे। इसके बाद अमेजन पे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोई भी चीज घर बैठे कंपैरिजन करके मंगा सकते हैं। और इन सारी व्यवस्था के बीच में इसके पास भी कोई अपना इनका स्टोर नहीं, कोई इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया है और इस प्लेटफॉर्म के मदद से ये आज विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। तो अब आपको देखना है कि हम किस चीज का सोल्यूशन हम दे रहे हैं, क्या हम भी बड़ा बिजनेस कर पाएंगे या कर रहे हैं, क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है। तो उसके लिए मैं आपका फिर ध्यान दिलाना चाहूंगा हमारे बिजनेस मॉडल पे। और जो हमारा बिजनेस मॉडल है MCL सस्टेनेबल स्टार्टअप, ये हर तहसील में एक हमें चैनल पार्टनर लगेगा। उसके माध्यम से आपकी तहसील के अंदर जो 29,000 हेक्टेयर जमीन है, लगभग हर तहसील के अंदर इतनी आपके पास जमीन रहती है जिसपे हम खेती कर सकते हैं। और हर तहसील के अंदर 50,000 से 2 लाख, ये सीधे सीधा आपके नेतृत्व में ये सारी चीजें डेवलप होंगी, हमारे रोड मैप से होंगी। और हमारे पास बिजनेस सेक्टर कौन कौन सा है, तो हमारे पास बिजनेस सेक्टर है जो वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्टर है, वो आज एनर्जी सेक्टर है। सर इसके बारे में हमें ज्यादा बता सकते हैं। और आज भी जो इस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए युद्ध हो रहे हैं, पहले भी होते थे। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी इस सेक्टर को भी कंट्रोल करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए हर साल इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो आप कुकिंग गैस से लेके, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से लेके, इंडस्ट्रियल फ्यूल से लेके और हमारे थर्मल पावर को भी सप्लाई दे सकते हैं। हम हर तहसील के अंदर आपको जो CNG और एमकोल के जो प्रोजेक्ट लगेंगे वो आपके ही अधिकार क्षेत्र में लगेंगे और इसमें आप सभी के पास 10% की इक्विटी रहेगी। हम जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे उस तहसील के अंदर हमारा जो चैनल पार्टनर है उसके माध्यम से ये सारी चीजें होगा। 5,000 करोड़ रुपए का काम है। क्या हम इस सेक्टर के अंदर काम नहीं कर सकते? आज जो पेट्रोलियम उसको रिप्लेस करने के लिए जो हम एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, ये भी पूरे विश्व भर के अंदर काम कर सकते हैं। एक नया मार्केट डेवलप हो रहा है हर्बल पेंट्स का, इसमें भी अलग अलग कंपनियां काम करी। और हर्बल पेंट्स, प्राकृतिक पेंट्स, ये हम गांव के अंदर हमारे गाय के गोबर से तैयार हो सकता है। ये भी इंडस्ट्री, पेंट की इंडस्ट्री 40 से 50,000 करोड़ रुपए की है। हम जो पेट्रोलियम्स को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक रबड़, ये भी पेट्रोलियम पदार्थ है। अब आप देखेंगे तो इसके ऊपर भी काम हो रहा है कि इनको भी बायो रबड़ चाहिए। अब बायो का जहां पे संबंध आता है, वहां से संबंध शुरू होता है हमारे किसान, हमारे गांव और हमारी धरती और हमारी प्रकृति का।
हमें इस गैप को ही कंप्लीट करना है, हमें बायो रबड़ को उपलब्ध कराना है। जरूरी नहीं कि हम ये बनाए, लेकिन एमआरएफ को तो हम सप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन ये पोटेंशियल किसके पास है? ये पोटेंशियल हमारे गांव और किसान के पास है। जूट प्रोडक्ट, बैम्बो प्रोडक्ट, और जैसे हम ऑर्गेनिक खाने पीने की बात कर रहे हैं, वैसे ही इतना ही बड़ा सेक्टर है मांसाहार का, जिसको भी कंप्लीट फुलफिल किया जा सकता है हमारा ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ, जिसमें देसी गौ जहां पे जो ब्रीड काम कर सकती है, जो सस्टेनेबल है, वो ही वहां के लिए उपयुक्त रहती है, फार्मर्स के लिए भी उपयुक्त होते हैं, उसके प्रोडक्ट भी उपयुक्त होते हैं। हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं, बी फार्मिंग हम कर सकते हैं, सिल्क फार्मिंग भी हम कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक पोल्ट्री, और ये सारी चीजें मूवमेंट आपके पास से शुरू होगा, फिश फार्मिंग, और इन सारी चीजों से जब 3000 करोड़ रुपए हम जनरेट करेंगे, तो इसमें अगर 20% हम प्रॉफिट माने, तो हमने वहां से 600 करोड़ रुपए जनरेट किए। उस 600 करोड़ रुपए वो जनरेट होंगे, तो उसमें आप अपने परिवार के सपने पूरे कर पाओगे, और उस सपनों के साथ साथ जो आपको 10% इक्विटी और 20% CSR फंड आपकी तहसील के अंदर दिया जाएगा, तो आपकी तहसील के अंदर जो जरूरतें हैं, चाहे वो हेल्थ से लेके हैं, स्पोर्ट्स से लेके हैं, एजुकेशन से लेके हैं, और चाहे आप कोई भी और मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, यानी आपसे डबल पैसा आपकी तहसील में खर्च होगा। ये सारी चीज करोगे तो निश्चित ही आपकी तहसील में आपकी जगह किसी भगवान से कम नहीं होगी। लोग आपको वही फरिश्ता मानेंगे जो आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तो अब वो भी आपको किसी न किसी रूप में दुआओं के जरिए आपका साथ देंगे, और हम इन सारे माध्यम से अपनी तहसील को फिर सुजलाम सुफलाम बना पाएंगे। इस सारी चीज के अंदर जो एमसीएल का है रोल, वो क्या रहेगा? एमसीएल आपको लगने वाला जो फंड है, एमसीएल प्रोवाइड करेगा। एमसीएल आपके स्टार्टअप्स को, चाहे एमकोल है, एमसीएनजी है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको लगाने के लिए जो व्यवस्था है वो एमसीएल करेगी। आप प्रोडक्शन जो तो कर लेंगे, उसकी मार्केटिंग, उसकी ब्रांडिंग, उसका प्रमोशन वो एमसीएल करेगी। उस प्लांटों को चलाने के लिए, अपडेट करने के लिए एमसीएल आपका सपोर्ट करेगी, और ये सारी व्यवस्था एमसीएल के माध्यम से होगी। आपको अपनी तहसील के अंदर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को, इस विचारधारा को आपने एमसीएल की विचारधारा से जोड़ के इस मूवमेंट को अपनी तहसील के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और इसका जो हमारे पास एमसीएल से जुड़ने का सिलेक्शन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसमें इनका एक ही क्राइटेरिया है कि वो एक विजनरी पर्सन हो, उस तहसील के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में सोच समझ रखने वाला हो, एक आगे बढ़ने वाले सोच रखने वाला हो, एक उद्योजक की तरह सोचने वाला हो, एक प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को फेस करने वाली सोच रखने वाला हो। ये उनका सबसे पहला क्राइटेरिया है। एक राइट पर्सन चाहिए, और वो अपना उसके लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपका तहसील खाली है तो वो आपको बिल्कुल दिया जाएगा। वो पर्सन उस तहसील को जानने समझने वाला उसके बीच का हो, ये सबसे अहम क्राइटेरिया है कि वो पर्सन उस तहसील के बीच हो। उनका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपको सिलेक्शन में अपने सस्टेनेबल चैनल पार्टनर बनने के लिए आपको 10 लाख रुपए एक नॉन रिफंडेबल कंसल्टेंसी फीस आपको देनी होगी, और इसके साथ आप एमसीएल के चैनल पार्टनर बनके हम अपनी धरती माता को बचाने का काम कर सकते हैं। और आज सही मायने में इस चीज की जरूरत है। तो मैं आप सभी का तहे दिल से उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। आपने मुझे टाइम दिया, सुना, और इससे संबंधित अब मैं चाहूंगा सर, इसमें जो आपने 10 लाख रुपए की बात की है तहसील की, वो क्या वहां पहले देना है इसमें एमसीएल में जाने से? जी सर, क्योंकि बगैर पैसे के हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता,
तो सबसे पहले हमें पैसे के लिए नहीं, हमारे विजन को समझना जरूरी है, और उसके लिए कंडीशन ये है, पहले हमारे बिजनेस मॉडल को समझा जाए, उसके बाद आप इसको अप्लाई करेंगे। उसके लिए कंडीशन ये है कि आप उस लोकल तहसील से हो, और फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आप उस तहसील के रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाएंगे, एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट इसके हमारे प्रोजेक्ट के चैनल पार्टनर बनाए जाएंगे। उसके लिए आपका ये 10 लाख रुपए फी रहेगा। रुपेंद्र सर, कुछ स्टैट्स शेयर करेंगे आपकी अभी एमसीएल कितनी तहसील में जो आप मॉडल दिखा रहे हैं कहीं अभी कामयाब से चल रहा है, या कहाँ कितनी तहसील में लोग बाग जुड़ चुके हैं, या सक्सेस स्टोरीज जैसे जो रियलिस्टिक स्टैट्स के साथ है थोड़ी। यस सर, जैसे कि हमारा सबसे यहाँ पे आपके नजदीक रहेगा नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाडनू डीडवाना के अंदर हमारा एमपोल का प्रोजेक्ट रन है, और एमसीएनजी का हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर है, दोनों चीजें। तो वहाँ पे आप कोई भी विजिट करना चाहिए कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा है कि हमें इस चीज को समझना, ये एक मूवमेंट है, हमें लोगों को साथ जोड़ना है। तो ऑर्गेनिक हमें फार्मिंग करनी है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, हमें अपने इस मूवमेंट से जोड़ के एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट को निर्माण करना है, हमें एनिमल हस्बेंड्री करनी है। जैसे डॉक्टर साहब बता कि हमें करना क्या है सही वे से, उसको सीखना है। और मार्केट के लिए अभी हम 16 स्टेट्स के अंदर है, जो चीज हमारे पास है उसका वैल्यू यहां नहीं है। हम आपको जहां से जो प्रोडक्शन है उसको वहां से उस एनवायरमेंट से वो चीज लेके और वहीं पे उसको वैल्यू एडिड करके ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करें। इसके लिए जो फाउंडेशन हम बना रहे हैं कि हमें तहसील लेवल पे चैनल पार्टनर लगेगा, उसके बाद विलेज लेवल पे चैनल पार्टनर लगेगा। जो हमारा विलेज लेवल चैनल पार्टनर, हम आपको बात कर रहे हैं कि आप कोई भी चीज को प्रोडक्ट करिए वो सेल आउट कैसे होगा, तो उसके लिए जो विलेज लेवल चैनल पार्टनर है वो इन फ्यूचर डी मार्ट है। आज मार्केट कहां पे है, बिजनेस कहां है, आज गांव के अंदर है, और पूरा विश्व हमें सिर्फ एक कंज्यूमर के तौर पे देख रहा है। तो हमने ये सारी चीजें डेवलप कर रखी है। 35 लाख हम 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे हमारा एक कॉन्फ्रेंस होगा मुंबई में, और हम 50 इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं। तो वो हमारे जैसे स्टार्टअप्स ने तैयार किया है। ये सारी चीजें हो रही हैं, 55 जगह ऐसी साइट्स हैं और 18 प्रोजेक्ट्स इसके लिए। मैं आपका पंजाब और हरियाणा का मैं चैनल पार्टनर हूँ सिंगल उनका, तो मैं भी अपने एरिया के अंदर मेरा एनओसीस का काम चल रहा है। 150-2 महीने में मेरा भी स्टार्ट हो सकता है। मेरे पास एमकोल का मैं जो क्राइटेरिया मैंने फुलफिल कर रखा है, और सीएनजी के लिए 10 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट रहता है, उसके लिए मैं एनओसी को अप्लाई कर रहा हूँ। जी सर। नेपियर घास की बात की आपने, नेपियर घास जो है अभी भी हरियाणा में, पंजाब में लोग यूज करते हैं। आपने कहीं कन्वर्जन प्रोसेस नहीं मतलब शेयर किया जो मैं समझ रहा हूँ, आप उससे कैसे कोर बनाएंगे, कैसे हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू फ्यूल और बायोफ्यूल और कोर व्हाटएवर। बिल्कुल सर, ये आपका एक क्वेश्चन ये हमारे सब आपके सबके दिमाग में रहेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज अलग से बता रहा हूँ। देखिए एमसीएल का रोल क्या है, आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना। तो ये टास्क देखा जाए तो एमसीएल का है, कैसे बनाना है, कब बनाना है। मैं भी टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ। एक हमें ज्वाइन क्या करना है, इस मूवमेंट को ज्वाइन करना है चैनल पार्टनर बनके। हमें अपने रिसोर्सेज को, हमारे एक बिजनेस हम कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं, और हम किस सेक्टर के साथ जुड़ रहे हैं। मेन ये है कि हमारा क्या फ्यूचर सिक्योर है, क्या हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, क्या हम सोल्यूशन दे पाएंगे। तो ये सारा जो रोल है वो एमसीएल का है। आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, फंड प्रोवाइड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसका सेल्स का, मार्केटिंग का। हमारा क्या है कि उस तहसील के अंदर एक संगठन डेवलप करना। आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, जानेंगे, तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो एक किसी भी चीज को प्रोसेस करने के लिए एज ए कंपनी काम करता है, तो वो हम क्रिएट करेंगे। और हमारा काम रहेगा इन सस्टेनेबल्स के लिए जो हमारे बिजनेस मॉडल है उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। एज ए चैनल पार्टनर आपका रोल्स क्या है, वो मूवमेंट के लिए हमारे लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। रॉ मटेरियल आपका एमकोल के लिए भी वही है, नेपियर ग्रास और एमसीएनजी के लिए वही है। वो कहां से आएगा, वो फार्मर से आएगा। फार्मर से कैसे आएगा, तो सबसे पहले फार्मर को पता होना चाहिए कि वो क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। फिर वो कैसे आएगा, तो विलेज लेवल चैनल पार्टनर अमूल मॉडल पे हमने रखा।
विलेज लेवल चैनल पार्टनर के थ्रू आउट वो गांव में फार्मर्स को कनेक्ट करेगा, रॉ मटेरियल को भी कलेक्ट करेगा और आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये बताया कि आज हमें जरूरत किन चीजों की है और हम किन किन सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसमें लगने वाली जो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग है, मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, फंडिंग है, वो एमसीएल आपके साथ है। बायोफ्यूल आज के दिन यूज हो रहा है हमारे इस एनवायरनमेंट में? तो उसके लिए स्टेट वाइज पॉलिसी बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी हुई है और अब पंजाब में भी कुछ प्लांट शुरू हो रहे हैं। इसके अंदर काफी बड़ा बिजनेस, इसके अंदर आने वाला कोई सेक्टर डेवलप होगा तो एनर्जी सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर डेवलप होगा। करंट लाइव आपका पंजाब का मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये रोहतक सुनारिया जेल के पास कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री जो थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया हुआ है। दुष्यंत जी का अभी एक कंपनी से उन्होंने टाई अप किया है, 6 से 7 जगह वो लगा रहे हैं। पंजाब में भी काफी जगह ये आपका बायोफ्यूल बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं बायोफ्यूल को यूज करने की बात कर रहा हूँ। जी, हजारों जगह हो रहा है। बायोफ्यूल का तो सर इसमें जो आपका जो फ्लेक्स इंजन आ रहे हैं या सीएनजी जो हम बना रहे हैं, एमसीएनजी, जो आपका जो सीएनजी की गाड़ी है उसी के अंदर यूज होगा, ये अलग से नहीं है। और कोल जो आप बना रहे हैं, कोल को रिप्लेस करेगा। सर कोई एक गांव है यहाँ नजदीक में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर एंड राजस्थान, जहाँ जाकर हमें रोल मॉडल गांव कंप्लीट जैसे तो कुकिंग गैस बना रहा हो और बायोफ्यूल, तो हम उसका एक मॉडल देख पाए ताकि विजनरी काम हो जाए कि विजन हो क्या रहा है। अभी विजन बड़ा कंफ्यूज हुआ है, जो कुछ भी किया है इट्स ऑल फाइन, बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड अभी जब ऑन ग्राउंड जाएंगे तो क्या होगा उसका बात नहीं समझ। मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसका आंसर देना चाहूंगा। क्या आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे कि हमारा एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं सर, एग्री। विजन मिशन तो बहुत अच्छा है। दूसरा विजन और मिशन आपने मैं आपकी बातों का आंसर दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार स्टार्ट तो करने दो। मैंने एक ही बात बोला है, मैं आपका कंप्लीट बोलूंगा, मैं आपको कंप्लीट आंसर दे रहा हूँ आपकी चीज का ही, तो मैं आपको फिर वहीं से लेके जाऊंगा जहां से आपने स्टार्ट किया सस्टेनेबिलिटी का। तो क्या सबसे पहले हमें जरूरत है? दूसरा, क्या इन सेक्टर के अंदर काम हो सकता है? आप एक बार बायोफ्यूल आपके लिए एक नया सेक्टर है, इसके लिए डिस्टर्ब है। क्या आयुर्वेदा पे काम हो सकता है? क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम हो सकता है? क्या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे काम हो सकता है? क्या बेम्बू फार्मिंग पे हो सकता है? और इसके साथ जो आपका विषय है कि ये मॉडल चल कहां रहा है, तो ये मॉडल मैंने आपको बताया लाडनू चल रहा है। ऐसे 16 प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे हमारे एमपोल के रन है, सीएनजी के हैं। लेकिन ये आप का जो ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को देखें, तो इसके लिए स्ट्रेटजी यही है कि ये कंपनी 50 प्रोजेक्ट को एक साथ रन करे। आज एनर्जी सेक्टर को आप इसको एमसीएनजी या रिन्यूएबल एनर्जी को आप सर्च करेंगे तो आप इसके अंदर काफी कंपनियां हैं जो काम कर रही है, कंसल्टेंसी दे रही है, काफी कंपनियां मिलेंगी आपको, पूरा बड़ा बड़ा है इसके अंदर। लेकिन ये सनराइज पीरियड का इंडस्ट्री है, कोई भी आपको सक्सेस मॉडल नहीं है। और हमारा जर्नी आपने इसका नाम देखा तो एमसीएल मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड 2012 में लिस्टेड है। 2012 में इनका विजन था क्लीन फ्यूल्स को लेके, और बाकी जो प्लेयर है उनका 1-2 साल पहले ही बना है, 2018 में पॉलिसी आई उसको लेके बना है। तो ये जो आप देखने की बात कर रही हैं, ये इन्होंने एक स्ट्रेटजी के तहत एक कॉमन पर्सन इसको ज्वाइन कर पाए, इनके विजन और विजन को कनेक्ट कर पाए। अगर लोग इनकी फैक्ट्री को देख के जुड़ेंगे तो वो किससे जुड़ेंगे? फैक्ट्री से जुड़ेंगे, पैसा कमाने के लिए जुड़ेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी, मिशन और विजन है, इनका R&D प्रोजेक्ट है, मेरा भी विजिट है, डॉक्टर साहब का भी विजिट है वहां का। लेकिन बात यह है कि हम कैसे इनसे जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं और किस सेक्टर के साथ जुड़ रहे हैं। बिजनेस है इसके अंदर और वर्ल्ड का नंबर 1 एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको 100% ग्रो होना है। तो आपके पास 4 तरह का इंडस्ट्री है इसके साथ। लेकिन इस मॉडल को आपने समझना पड़ेगा। आप कोई भी लोकल किसी को देख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट चल रहा है आपका नजदीक, यहाँ पे बस राजस्थान ये लाडनू का ही रहेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में है, एमपी के अंदर प्रोडक्ट है, लेकिन वहां से आप इंटरनल आपका सर्टिफिकेशन जो आप लोग विजन है वो हो सकता है, लेकिन मिशन और विजन यही है। एनसीएल प्राइवेट है जी, कंप्लीटली प्राइवेट है। हाँ जी। इसका गवर्नमेंट के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग है? कोई अंडरस्टैंडिंग है या कैसे है? गवर्नमेंट ने सर 2018 में, जैसे कि यूएन संगठन ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट एक्ट को बनाया, उसके तहत आपका कार्बन रिड्यूस करना था, उसके तहत हमारा 2018 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाया
कि कोई भी बायोफ्यूल्स के अंदर सीबीजी इन कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस कर सकता है। गवर्नमेंट उसको बाय बैक करेगी। 48 रुपीज 30 पैसा से अब रेट इंक्रीज हो गया है और उसके बाद कोई भी कंपनी अपना खुद का फ्यूल्स पंप लगा पाएगी। जैसे मैंने आपको मॉडल दिखाया एमसीएनजी के पंप्स का, वो बिना पॉलिसी के नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट का इसका सपोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट कौन ले सकता है? मैंने आपको नाम गिनाया अभी, कैप्टन अभिमन्यु जी ने लिया है, दुष्यंत जी लेंगे, इधर भी कोई ले सकता है, लेकिन एक मिडिल फैमिली, कॉमन फैमिली क्या कर सकती है? मेरा क्वेश्चन है कि जब हम इसकी हिस्ट्री में देखते हैं तो 1980 से ये ज्यादा शुरू हुआ, जो एनवायरनमेंट का डिक्लाइन शुरू हुआ। तो उस समय मैं पंजाब के रेफरेंस से बात करना चाहता हूँ कि जो किसान था उसकी जो साइकी थी वो ये थी कि वो प्रॉफिट बेस्ड साइकी नहीं थी। धरती उसके लिए माँ थी और उसके सामने एक बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री खड़ी हो गई जिसने उसकी मेहनत को यूज किया, ये हम सब जानते हैं। अब आप लोग उसको इंडस्ट्री से ट्रीट करना चाहते हैं, उसी चीज को एक उस लेवल की जिसमें प्रॉफिट बेस होगा। तो इस दोनों चीजों को कैसे हम मेंटेन रखेंगे कि प्रॉब्लम तो प्रॉफिट, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उसने प्रॉफिट और वो प्रोडक्शन का लेवल बढ़ा दिया। उसी वजह से ये सारा, मैं स्पेशली पंजाब के रेफरेंस से, कि जो कुछ वो हाल हुआ या जो इन्वायरमेंट आज सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो हम जिसकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन ही 10 लाख से शुरू होगी, तो हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि एक पैसे की प्रॉब्लम को पैसे से कैसे ट्रीट करेंगे, जिसकी साइकी के पीछे प्रॉफिट है। हम किसान को ये चाहेंगे कि तू भी प्रॉफिट कमा जैसे इंडस्ट्री कमा रही है। ये दोनों साइकी के बारे में मैं देखिए, जब 10 लाख रुपए की बात आएगी तो आप इसको डीपली सोचोगे, समझोगे मामला क्या है, कहाँ है, क्या इंडस्ट्री है, क्या सेक्टर है और क्या इसके अंदर फ्यूचर है। तो आप पहले तो सोचेंगे, समझेंगे और सोच समझ के इसके अंदर आएंगे। हम बिजनेस मॉडल को जब मैंने एक्सप्लेन किया, इसके बारे में दोबारा भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे, हम बार बार मिलेंगे, इसको समझेंगे, करेंगे। और आपने बात किया ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो उस टाइम उसका भी जरूरत था और उसने बिल्कुल आप जो कह रहे हैं हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किया, हमारी फार्मिंग को, हमारे सारे पैटर्न को। लेकिन आज जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमारे, वापस उसी बात पे आऊंगा मैं, सस्टेनेबिलिटी, हमारा जो प्रकृति पर्यावरण को उसको बचाने के लिए। तो अभी उस टाइम भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने भी प्रॉफिट से हमें लोगों को जोड़ा था और हम डाइवर्ट हुए थे प्रॉफिट के कारण ही। अब किसान को अगर इनकम नहीं होगा तो ये सारी बातें ये सेमिनार्स के अंदर ही खत्म हो जाएगी। अगर चैनल पार्टनर, मैं भी आपकी तरह ही चैनल पार्टनर, सबसे पहले तो अगर आप लोगों के इनकम नहीं होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा, तो कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हंगर की लस्ट पैसे की जो साइकी में आई बंदों के, इसको कैसे ट्रीट करेंगे? अगर वही हम चाहते कि हम भी पैसा कमाना, तो पैसा कमाने के चक्कर में तो सारा एनवायरनमेंट खराब किया हमने। थोड़ा सा जैसे आप बता रहे थे, जो प्रोडक्ट देखे हैं मैंने ट्राइबल्स की, ये हम लोग नहीं बियर कर पाएंगे। क्वेश्चन दैट कि आई वाज इन त्रिपुरा और जिस जगह पे वो लोग ऐसे नंगे घूम रहे थे, मैं 2 दिन भी मच्छरदानी के बगैर नहीं रहा, 1 मिनट भी मच्छरदानी के बगैर नहीं रह पाया। और मैंने पूछा कि यार तुम्हें ये ब्रेन फीवर वगैरह नहीं होता? वो बोले नहीं, हमें नहीं कुछ होता, बच्चे जैसे घूम रहे उस इन्वायरमेंट के ना। हाँ, उस एनवायरमेंट की। तो वो जो प्रोडक्ट है, जो उनकी लाइफस्टाइल है, वो बहुत टफ है। मतलब इस जगह से आकर एयर कंडीशन में बैठकर, वो मैं आपको शर्त देता हूँ, आप में से कोई आदमी 20 मिनट वहां खड़े जाए, 20 मिनट। मेरा प्रैक्टिकल है 3 साल का त्रिपुरा का। तो मतलब अगर मैं 4 दिन में बीएसएफ में था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कमांड था, अगर मैं 3 दिन बॉर्डर पे लगाता था, 2 दिन बॉर्डर लगाना पड़ता था हफ्ते में, तो 1 दिन पूरा मैं बार्बर को बुला के मसाज करा के गर्म पानी से नहाकर अपना मतलब खारिश हटाता था, वो भी मच्छरदानी के अंदर जनरेटर चला के। एसी गाड़ी थी मेरी। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार ये सस्टेन कैसे कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बता रहे हैं ये वहां बढ़ रहा है, मेरे सामने मैं देखा है, मैं डील किया, घर में भी लाया हूँ। लेकिन बात यह है कि जो हम बात कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन साइंस तो आ जाए। मिसाल के तौर पे आप नागालैंड चले जाओ, नागालैंड में गया, वो आया, वो बंदा, उसका लाइफस्टाइल लिया और उसने कुत्ते को पकड़ा ऐसे कानों से, कुत्ता बकरी की तरह। कोई कुत्ता भौंकता नहीं है नागालैंड, कुत्ता भौंकता ही नहीं है, उसका नेचर ही बदल गया है। उसको पकड़ा, बोरी में डाला, बोरी को छुपा के ऐसे मारा, कुत्ता मर गया, फटाफट उसको किया, रेस्ट किया और उसका कच्चा मीट सब्जी काट दिया।
तो क्वेश्चन इज दैट बात बहुत अच्छी जो आप कर रहे हो, ऐसा ही हमें बताना है, पैसे के बगैर दुनिया पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि धंधा किसी ने सोचा सब धंधे सोचे गुरु महाराज जी ने, तो धंधे को हर एक ने सोच के रख लिया है। बट क्वेश्चन ये है कि सर जितनी देरी हम प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं कर पाएंगे, जहाँ जो आपने नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया। नहीं सर, इसमें एक छोटा सा एक और है, जितनी देरी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों के क्वेश्चन पेपर में टेस्ट में ये चीजें नहीं डालेंगे, उतनी देरी वो सवाल उनकी इनबॉर्न बिल्ट में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा, जिस वजह से ये सर बात कर रहे थे कि हम पैसे को पैसे से कैसे काट सकते हैं। हमारी साइकी क्या है, साइकी हो गई है मेरे पास जमीन है 3 एकड़, फोन है मेरे पास एप्पल का, साइकिल मैंने छोड़ दिया, मेरे बेटे ने भी छोड़ दिया, एसी के बगैर हम रह नहीं पाते। क्वेश्चन जितनी देरी उसके साथ इंटरमिंगल नहीं करेंगे, उस पूरे सिलेबस को रिफ्रेम करेंगे, ये बात प्रैक्टिकली जो बात आप बोल रहे हो बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, बहुत बुरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मैं अभी भी उसी तरीके से रह रहा हूँ, जिस तरीके से रह रहा हूँ, मेरे को लोग नंबर